बात करने का मौका भी दिया और मदऊ भी किया। मैं जब आपके लास्ट सेशन में आया तो मुझे जिस्ट ऑफ द डिबेट का आइडिया बिलाल साहब की बातचीत से और जो जिन दो स्पीकर्स ने बात की उनकी बात सुनने के बाद ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि आपने बड़ी सैर हासिल बातचीत की है पहले सेशन में। मैं आपकी तवज्जो बड़ी बुनियादी बातों की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चैप्टर के प्रियम्बल में सेकंड पैराग्राफ में दो इबारतें दर्ज हैं और वो इबारतें वाज़े तौर पे ये कहती हैं कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज होगी वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से होगी। उनको इंटरेस्ट किया गया ये फंक्शन कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चोजन रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी। तो मैंने असेंबली में ये एज स्पीकर ये मुद्दा 2-4 बार रखा कि आप हाउस हैं, बैठे हैं सामने, लगभग 371 के करीब अरकान हैं, तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है कॉन्स्टिट्यूशन का। और मेरा ये ख्याल है कि आज के जो मौजूदा आपके गवर्नमेंट के रूल्स हैं दैट्स अ फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्री 1973 आपकी 3 फेजेस थी। एक प्री 1973 मैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक ले जाता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले मैं उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर थी उन तक ले जाता हूँ। बीच में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी हैं, तो उनको 3 जगह पर हम 3 फेजेस में रख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो तो बेसिकली अभी तक उस फ्रॉड का शिकार है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रॉड है। अब आई डोंट सी दैट व्हाई व्हाट प्रियम्बल सजेस्टेड, व्हाई इन विच द प्रियम्बल एक बड़ी वाज़ेह बात कर दी कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी, तो फिर कैसे मुमकिन हुआ कि 73 गुजरने के बाद अभी ये हम कितने साल उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन कोई बात भी नहीं कर पाया। क्या इतना कहतुल ख्याल है? मेरा नहीं ख्याल कि इतना कहतुल ख्याल है। क्या लोगों के पास स्पाइन नहीं है जो बात करें? जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आइन की असल रूह को तलाश करने की कहीं कोशिश भी कर लें। मैंने टर्फ्स ऑक्यूपाई करने के झगड़े हैं, भाई बड़ी बड़ी बात है कि अब फौज के साथ एतराज़ है कि फौज का सियासी किरदार क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्शल लॉज लगाती रही करती रही। पहले असल बुनियादी चीज़ तो तय करें ना कि अगर आपने ये डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट आपके पास है इस मुल्क में, आप समझ चुके हैं कि 1973 का आइन एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट है और उसी के तहत आपने अपना निज़ाम ज़िंदगी गुजारना है, तो उसके तो पहली सत्र से लेके आगे फिर चलते जाएं और सुनते जाएं और शर्माते जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप कैसा निज़ाम होगा, द मोर empowered representatives, the more empowered the people are। ये people representation का बुनियादी असूल ही है। तो पहली तो गलती यहाँ पर मौजूद है और उसके रास्ते में लेट्स से इन पंजाब के केस में मैं देख लेता हूँ, मैं वफाक की बात नहीं कर रहा, मैं सूबे की बात कर रहा हूँ और सूबा सिंध की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ। उनके जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं गवर्नमेंट के, उसमें तमाम किस्म के मालियाती इख्तियार, इंतज़ामी इख्तियार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं है। और इसकी तशरीह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं मुतअद्दिद बार, उसमें बड़े फेमस केसेस भी हैं, मुस्तफ़ा इम्पैक्स जैसे, जिसमें तशरीह दी गई, बताया गया कि गवर्नमेंट क्या होगी, अकेला वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं होंगे, पूरी काबीना होगी। सारी उन वजाहतों के और उन रास्ते दिखाने के बावजूद भी बात आज तक उलझी है कि हम अपने उसी बंदोबस्त में हैं जो कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामी काउंसिल के पास इख्तियार दिए गए थे, आज भी उसके चरबे के साथ मौजूद है। तो व्हाट टू टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स, निज़ाम की बाकी हम बात ही क्यों करें। मेरा बतौर शहरी के रियासत के साथ मुआहिदा किया है कि मुझे इसमें हिस्सेदार बनाएं। तो मैं एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से, मैं तो एक मतवसत तबके का आदमी हूँ और मैं ग्रास रूट का आदमी हूँ।
तो मैं अपनी उस तकलीफ का अहाता करने के लिए सिर्फ आपको मैं चंद कदम अपने बात में चलाऊंगा। मेरे देहात में आज भी म्यूनिसिपल सर्विसेज नहीं हैं, और जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े सलीमुल ख्याल लोग जिनकी बात सुनते हैं हम, जिनसे हम सीखते हैं, तो तवजीह ये पेश करते हैं कि क्योंकि देहात में रहने वाले लोग म्यूनिसिपल टैक्स नहीं देते, इसलिए उनको म्यूनिसिपल सर्विसेज नहीं मिल सकती। और ये बात मैंने प्रोविंशियल फाइनेंस के इंटरिम कमीशन के पंजाब में जो वहाँ पे एकेडमिक्स बैठे थे उनसे सुनी ये बात। तो मैं आई वॉज लिटरली टेकन अबैक। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने कहा ये तो आप 67% लोगों को बीच में से आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। और अगर जमहूरियत के समरात जो कि राइट टू गुड लाइफ हैं, अगर वही नहीं है तो फिर मैं जमहूरियत को निज़ाम क्यों तस्लीम करूँगा। और राइट टू गुड लाइफ मेरी कोई वेजिटेटिव लाइफ तो नहीं है। आई नीड एटलीस्ट अ रिस्पेक्टेबल प्लेस ऑफ लिविंग, जिसके अंदर ओपन हीप्स के अंदर मैं 70-75 साल से जिंदा हूँ। मेरे पास ना कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना मेरे पास कब्रिस्तान का कोई मुंतज़िम है, ना मेरे पास सेहत का कोई निज़ाम है। मेरे स्कूल्स की हालत दगरगू है। मुझे मकामी तौर पे उसको ठीक करने का इख्तियार दिया ही नहीं जाता। लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के साथ आपका एक झगड़ा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि तारीखी तौर पे पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने ये देखा कि लोकल गवर्नमेंट्स बड़ी अवाइल में ही मार्शल लॉज की एक लेजिटिमेसी की क्वेस्ट बन गए। मे दैट बी विद प्रेसिडेंट अयूब, मे दैट बी विद प्रेसिडेंट ज़िया साहब, मे दैट बी विद प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब। वो उन्होंने इसमें से अपने लिए लेजिटिमेसी तलाश करने की कोशिश की और एक पॉलिटिकल सिस्टम दिया। तो वो जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, राइटफुली सो, वो उसको पुशबैक करती रही। जैसे आज कल मुस्लिम ने बात की है, सूबों की बात की है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक जेन्युइन पुश आई है। उनमें से आपने पीपल्स पार्टी की बात भी सुनी है, उनमें आपने मुस्लिम लीग की तरफ से भी जो दोस्त बोले उनकी बात सुनी। तो एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन क्या ये देखा जाएगा कि कौन कह रहा है, या ये देखा जाएगा कि क्या कह रहा है। अगर आप समझते हैं कि ये बंदोबस्त यानी पाकिस्तान का बंदोबस्त जो इस वक्त है वो 25 करोड़ अफराद के लिए है। अब 25 करोड़ अफराद के लिए किए गए बंदोबस्त में 1500 पब्लिक ऑफिसेज, विल दे बी सफिशिएंट टू रन 250 million people? I leave this question for you. And if you think that 1500 public offices are sufficient to run that such a big affair, मैं आपके ऊपर सोचने के लिए छोड़ता हूँ। ये बड़ी अच्छी सेहतमंद बात है। इसमें किसी को मुजरिम मत गर्दाने के कौन क्या कह गया है। ये एक गवर्नेंस ऐसी चीज़ है जिस पर हमें रोज़ बात करनी चाहिए। इसमें जामिद नहीं हुआ जा सकता। सियासत किसी मुंजमद चीज़ का नाम नहीं है। निज़ामी हुकूमत, गवर्नेंस, इसके अंदर नई नई जहतें तलाश की जानी चाहिए। आपका कंसेंसस डॉक्यूमेंट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एग्रीड। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कभी सिक्योरिटी के मामले को डील कर सकता है? क्या हमें ये तय करने में कुछ रुकावट है कि क्या आईने पाकिस्तान किस हद तक हमें इकट्ठा रख सकता है और बेहतर गवर्नेंस की बात है? क्या हमें देखना होगा कि छावनी और आइन मिलकर क्या पाकिस्तान के चैलेंजेस के साथ नबर्द आज़मा हो सकती है? ये भी सवाल है। इन पर बात करते हुए शजरे ममनू है, और हमने दायरा ऐसे बना लिया है कि जो शख्स फौज को गाली देगा, जो शख्स फौज के खिलाफ मुजाहमत करेगा, वो मकबूल होगा। और ये भी तय कर लिया कि बारी बारी हम सब बारी भी लेंगे। और ये भी तय कर लिया कि फौज के साथ मैं किसी न किसी वक्त अनहोली अलायंस में रहूंगा। मैं अपनी गवर्नमेंट्स क्रिएट करूंगा, एंड द टाइम व्हेन आई विल बी आउटस्टेड फ्रॉम दैट गवर्नमेंट फॉर सम रीजन, वो तफसीलात में जाया जा सकता है, इतना वक्त नहीं होगा। तो उस वक्त मैं फिर फौज को मुरद इल्ज़ाम लगाऊंगा कि आपका सियासी किरदार है जो कि नहीं होना चाहिए। तो भाई ये जो ISI का C बना हुआ है, ये तो एक पॉलिटिकल ऑर्डर से बना हुआ है। करें हिम्मत, खत्म करें उसे, उसको खत्म कर दें। वो किस वक्त बना था? जब उस वक्त ये बात तय होगी कि बलूचिस्तान में कुछ सियासी लोगों को इंसर्जेंसी के इल्ज़ाम में और उनके ऊपर एस्पेनाइज के केसेस बनाने की बात आ गई।
तो उनको ट्रीट किया जा रहा था कि दे वर सेपरेटिस्ट। आज भी देखें तकलीफ कहां पे है। बलूचिस्तान में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट नजर आ रही है, जिसको आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपके ISPR रोज आके नेशनल टीवी पे तफसील के साथ बता रहे हैं कि किस किस्म के चैलेंजेस से निबर्द आजमाएं। इन KP देयर इज अ टेररिस्ट मूवमेंट। वहां पे आपके इलाके गो कोई अपनी बात किसी भी अंदाज से कह सकता है, लेकिन मुझे मौलाना फजलुर रहमान बहुत काबिल एहतराम है। उनकी जो पिछली बातचीत थी उस पर मैंने पब्लिकली जाके, क्योंकि उन्होंने मेरे इलाके में, मेरे ज़िला में जाके ये जलसा किया था, तो आई मैनेज टू हैव द सेम ऑडियंस। उससे बड़े क्राउड में खड़े होकर मैंने उनसे 3 सवाल पूछे थे। मैं आपके सामने रख देता हूं कि मेरी सूटेबिलिटी के साथ नहीं है, वहां पर एक टेररिस्ट मूवमेंट है, दैट इज राइट। और वो जो कि उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को आप कैसे डील करेंगे, विल देयर बी अ पब्लिक सपोर्ट फॉर दैट, इन जिसके अंदर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही होंगी या नहीं, ये भी एक सवाल है, आगे ले जाएं। आपके कश्मीर के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल राइट्स की एक मूवमेंट चल रही है, एंड देयर इज अ शाउट देयर इन उस वक्त के कुछ इलेक्शंस को वो कुछ इजला में रुक के बैठे, आपको एक ही दफा के बजाय 3 दफा करने पड़े। देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन द नेशनल मीडिया। तो बाकी आप बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे पल्स क्या आती है। इन हालात में अगर कोई बातचीत करे सिक्योरिटी के बारे में तो करनी चाहिए। इट इज ये आपके इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, ये सिर्फ क्या कोई डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं? अगर ये मुकालमे नहीं करते, ये इस बातचीत के लिए ऐसे ऐसे लोग जो मेरे आमने सामने दाएं बाएं, मियां खुर्शीद कसूरी से लेके कैस असलम तक जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या जब ये आपस में बातचीत करेंगे तो मेरे जैसा जो एक तालिब इल्म है वो अपने लिए रहनुमाई तलाश करेगा इसमें से कि रास्ता निकलता कहाँ है। एंड मैं एक बात, क्योंकि रिजा हैज बीन काइंड कि उन्होंने मुझे ओपन करने के लिए कहा, तो आई विल लीव अनदर पॉइंट फॉर यू टू पॉन्डर अपॉन। देखिए, ये लोकल गवर्नमेंट की बड़ी बातचीत चल रही है इन दिस हॉस्टाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसमें आपस में हम बातचीत भी नहीं करते, जिसमें इस हद तक क्लीवेज हेट्रेड का डिपेंड है कि ये मैं आई एम सेइंग आफ्टर कैलकुलेटिंग माय वर्ड्स कि मैंने क्यों कहा कि ये हेट्रेड है, वो इस हद तक कर दिया गया है कि उसमें से बातचीत की गुंजाइश भी, सियासी डायलॉग की बातचीत की गुंजाइश भी खत्म होती जा रही है इस एनवायरनमेंट में। एंड आई हैव टू गिव ऑल क्रेडिट टू वन ऑफ माय कोलीग्स, अहमद इकबाल एंड अली हैदर गिलानी। One is from PMLN and one is from People's Party. They are members of this house where I sit today. उन्होंने आके कहा जी कि हम एक करारदाद लेकर आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आईने पाकिस्तान में एक बाब मकामी हुकूमतों का भी हो। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। And organically a committee was formed. I didn't ask anyone to form that committee. And 82 members joined that committee upon their will from all political divides, and they brought one document which is unanimous in my seeing, जिसको मैंने ओवरसी किया, और वो यूनानिमस डॉक्यूमेंट पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI एंड PMLQ सब लोगों ने वो यूनानिमस डॉक्यूमेंट पास किया। पंजाब असेंबली ने वो करारदाद पास करके वफाक को भेजी कि इसको आइन के अंदर लेकर आए, इस चैप्टर को जो मकामी हुकूमतों के। और उसमें सिर्फ जो डिजायर थी वो ये थी कि मेरा शहरी का रियासत के साथ मुआहिदा टूट रहा है। मैं आपकी फैसलों में बिल्कुल शामिल नहीं हूं। इन फैसलों में जो कि बड़े छोटे और मकामी फैसले हैं, मैं अपनी गली नाली का इख्तियार भी नहीं रखता, तो मैं आपसे डिसएसोसिएट हो रहा हूं। मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं अपने स्कूल और सेहत के मरकज की भी बात कर लूं, मैं डिसएसोसिएट हो रहा हूं आपसे। तो स्टेट को रीथिंक तो करना है। अच्छा, अब ये क्या जो सूबों की बात है शजरे ममनू है? बिल्कुल नहीं, बात करें, देखें। मैंने वो डॉक्यूमेंट देखे हैं। एक अंसारी रिपोर्ट है जो जनरल ज़िया साहब के टाइम पे पाकिस्तान में ये बहस बिल्कुल नहीं है, कोई शक नहीं है। और उस रिपोर्ट के कुछ खदोखाल आपके सामने जरूर होंगे। सूबों की बात हुई, इसी तरह का जो कमीशन, जिसका हिंदुस्तान के कमीशन की बात बिलाल साहब कर गए,
और 2 साल में उसने देखा कि कैसे वो हुआ, तो हम ये बात वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान का तजर्बा है सूबों को बढ़ाने का, वो किसी एक वक्त में नहीं किया गया, और उन्होंने तय किया और उसको कुछ चीज़ों के साथ मुंसलिक किया, जिसमें ज़ुबान, आबादी, इंतज़ामी बंदोबस्त, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने गौर किया, और करने के बाद उन्होंने तय किया कि निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी ही रहेगा, वोट के ज़रिए ही होगा, उसकी इकाइयाँ सूबों की उसके साथ वफाकी हैयत के अंदर शामिल रहेंगी। तो ये कोई शजरे ममनुआ बिल्कुल नहीं है। इस पर बातचीत करना, गवर्नेंस के ऊपर बातचीत करना, तो इसमें से कुछ चीज़ें अभी से आज हम तय कर लें। इट डज नॉट रिक्वायर अ स्ट्रेट नो एंड यस, इट नीड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट नीड्स और बातचीत करके आप फैसला करें। और जो इस जैसे फोरम्स अगर अपनी एक राय तजवीज़ देंगे वो बड़ी साहिब होगी। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात को, लंबी होगी तो सब ने बात करनी है, मैं यहाँ पे रोकते हुए ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इसमें ऑन वन लाइनर के तौर पे उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड को पहले तय करके आगे चलें। कैसे ये हक़ हाकमियत आप किसी और को दे सकते हैं जो कि मुंतखब नहीं है? हम तो आज तक महकूम हैं, पहले ये तो तय करें, फिर अगली बात कर लेते हैं। और मैं वो हक़ हाकमियत चलें बावर्दी और बंदूक के साथ तो बाद में बात करूंगा, मैं पहले अपने सरकारी अफसर से तो बात कर लूं। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब। और आप